दिल्ली में झुग्गी पर रहम लेकिन खरीदी गई जमीन पर कहर। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली में झुग्गी पर रहम लेकिन खरीदी गई जमीन पर कहर। क्या यही है सिस्टम की सच्चाई? दिल्ली की तस्वीर हर दिन बदलती है। कहीं बुलेट ट्रेन और फ्लाईओवर का सपना, तो कहीं बगल में झुग्गियों की लंबी कतार। इन झुग्गियों के हकीकत भी बहुत गहरी है और सवाल भी उतने ही तीखे। दिल्ली में पिछले कई दशक से यह प्रथा चलती आ रही है, सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर कब्जा करना। यह चलन 1970 के दशक में तेज हुआ, जब दिल्ली में मजदूर वर्ग, प्रवासी और ग्रामीण लोग रोजगार के तलाश में आके सरकारी जमीन पर झोपड़ी बना लेते थे। धीरे धीरे झोपड़ी बस्ती में बदलती चली गई। अब ये सवाल उठता है कि क्यों मिलती है झुग्गियों को राहत? दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और एमसीडी के एक मानवीय प्रावधान है। अगर कोई बस्ती 2006 से पहले की है तो उसे जे क्लस्टर मानकर रीलोकेशन योजना के तहत वैकल्पिक आवास दिया जाता है। सरकार झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति के तहत लोगों को हटाने से पहले नोटिस देती है और कई बार उन्हें ईडब्ल्यूएस का फ्लैट या रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत रहने की जगह मिलती है। यानी सरकारी जमीन पर घर बनाना गैर कानूनी होते हुए भी सामाजिक और राजनीतिक कारणों से संवेदनशील मामला बन जाता है। तो क्या सरकार कब्जा करने वालों को बढ़ावा दे रही है? यह सवाल जनता पूछ रही है। अगर झुग्गी बनाओ तो घर मिल सकता है और अगर जमीन खरीदो तो घर टूट भी सकता है। यह नीति शहरों को झुग्गी प्रधान बना रही है और ईमानदार जमीन खरीदारों को सजा दे रही है। तो क्या दिल्ली में झुग्गी बनाना ही एकमात्र तरीका है मकान पाने का? और क्या मेहनत और ईमानदारी से घर बनाना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? जनता को जानने का हक भी है और सवाल उठाने का अधिकार भी है। इस रिपोर्ट को इतना शेयर करें कि ये सवाल डीडीए, सरकार और अदालतों तक पहुंचे। सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अगर ये कॉलोनी अवैध थी तो जिस टाइम इसकी हम पावर अटॉर्नी करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे तो उस टाइम पे रजिस्ट्रार ने हमारे को मना क्यों नहीं किया? अगर रजिस्ट्रार उस टाइम हमारे को मना कर देता तो हम यहाँ प्लॉट नहीं लेते, कोई मकान नहीं बनता, कोई वो नहीं होता। और अगर रजिस्ट्रार ने इसकी अवैध कॉलोनी के पेपर कर दिए तो क्या वो लाल किले के पेपर हमारे नाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो सरकारी है। अगर ये सरकारी थी तो क्यों की है, और नहीं थी तो फिर आज ये डीडीए का हमारे को क्यों बोला जा रहा है? भाई डीडीए ने ये बोला ये हमारी जमीन है, हमने इसके सारे पेपर चेक करवाए हैं, पटवारी के यहाँ गए हैं, हर एक चीज गए हैं। पटवारी के पास आज भी रिकॉर्ड में ये जमीन किसान की है, कोई डीडीए का वहाँ नाम नहीं है। उसके बाद अगर डीडीए की जमीन है, डीडीए ने इसको एक्वायर किया है तो उसका मुआवजा भी दिया होगा या डीडीए के पास इसका कोई प्रूफ भी होगा। अगर डीडीए पे इसका प्रूफ है तो हमारे को दिखाओ, अगर नहीं है तो फिर वो कैसे इस पे अपना कब्जा बना रही है, कैसे हमारे को ये कह रही है कि ये डीडीए की जमीन। हमारे पास हर एक पेपर है, किसान के भी हैं, जो पावर अपना पटवारी के यहाँ से पेपर निकलते हैं, इसकी फरद वगैरह जमीन की होती है, उसमें भी आज तक कहीं डीडीए का कोई भी नाम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस कॉलोनी को ना तोड़ा जाए, ना ये कोई अवैध है, ना ये सबने अपनी खून पसीने की कमाई से यहाँ जमीन ली हुई है, अपना सब कुछ बेच के अपना मकान बनाया हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इनको कुछ हुआ तो ये आदमी आत्महत्या के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देता हूँ, श्री श्याम कॉलोनी के जितने भी वासी हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो काफी दहशत में है। और ये जो अभी 15 दिन का समय है, करीब 5-6 दिन चले गए और 5-6 दिन 7 दिन जो भी समय बचा है, इस बीच में अभी काफी दहशत का माहौल है। अभी भी कुछ भी हो सकता है, जो ये सब डरे हुए हैं कब क्या होगा। अगर इनकेस कुछ हो भी जाए तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाएगी, क्योंकि ये कहीं कब्जा करके नहीं बैठे हैं। इन्होंने अपनी जमीन को खरीदा है, पैसे लगाए हैं और मकान बनाए हैं, सब अपने परिवार के साथ रहते हैं। अभी 5-6 दिन से कोई
सही से खाना नहीं खाया है, कोई बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति काफी खराब है। अगर कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी।